जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप साथियों। आपने विशेष डिमांड की थी कि मैं हिंदी की क्लास चलाऊं, तो कंपटीशन से संबंधित मैं हिंदी की क्लास लेकर आया हूं। साथियों, आप इसे ध्यान से देखिएगा और कुछ चीज़ों में यदि कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, विरोध दिखता है, तो आप हम मिल करके उसे गूगल पर सर्च करेंगे या किसी विषय विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज कुछ वर्णमाला से संबंधित चीज़ें विशेष रहेंगी जिसे हम आप थोड़ा कम जानते हैं। तो साथियों, वर्णमाला की इस क्लास में आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। साथियों, आइए हम देखते हैं, और यह वीडियो कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए वरदान होगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। तो साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। साथियों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले हम वर्ण को देखेंगे। वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, क्योंकि अभी तक हम वर्ण और अक्षर को एक ही मानते आ रहे हैं, जबकि कंपटीशन में प्रश्न की प्रकृति बदल कर आ रही है और हमें यह जानना होगा कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। तो ये साथियों वर्ण है। वर्ण, अब हमें देखना है कि क्या ये वर्ण है। हमारी पुस्तकों में लिखा होता है वर्णमाला और इस तरह से लिखा होता है, क्या यह सही है? इसे जानने के लिए साथियों हमें सबसे पहले वर्ण पर ध्यान देना है। वर्ण किसे कहते हैं? तो साथियों, हम बड़ी परिभाषाओं पर नहीं जाएंगे, केवल उसका ठीक मतलब देखेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण के और अधिक खंड नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड ना हो सके, इसी पर प्रयोग चलेगा। साथियों, उसी तरह अक्षर है। तो अक्षर की बहुत सारी परिभाषाएं आपने देखी है, केवल मैं मतलब बताऊंगा साथियों कि जो एक आघात में बोल दिया जाए या जीभ के द्वारा एक बार चोट पहुंचाई जाए, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे साथियों देखते हैं, क मैंने बोला तो एक आघात, क हवा रोक दी, क एक आघात, एक चोट लगा, ट जीभ ने जाकर के एक चोट मारी, फिर हवा निकला, तो इसी को हम अक्षर कहते हैं। यानी साथियों, एक आघात में बोली जाए, जीभ के द्वारा एक चोट मारी जाए। तो अब दोनों में अंतर देखते हैं साथियों। ये अ, इसको हम अक्षर नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह इसके खंड नहीं किए जा सकते। तो मैंने बताया कि जिसके खंड न हो वह वर्ण होता है। और अक्षर, यहां पर ये आप जानते हैं कि माने एक आघात में बोले जाए, जैसे क साथियों एक आघात में बोला गया, और क को हम जब वर्णों में विभाजित करेंगे तो ये क होगा और ये अ होगा। इस तरह दोनों मिलकर के क का निर्माण करते हैं। तो अब देखिए, क साथियों एक अक्षर है। क्या है? अक्षर। लेकिन
आधा क और अ, ये दोनों वर्ण हैं, क्योंकि अब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी तरह प्रश्न आया कि सरल सरल में कितने अक्षर हैं और कितने वर्ण हैं। यानी प्रश्न से पता चल गया कि वर्ण अलग है और अक्षर अलग है। तो साथियों, किसी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे खोलते हैं। व्यक्ति भी जितना खुलता है उतना समझ में आता है। तो हम देखते हैं अक्षर श र ल, यानी अक्षर आपके कितने हुए यहाँ पर देखेंगे। ये जो अक्षर हैं उस हिसाब से आपके अक्षर हुए 3। लेकिन जब वर्ण कहेंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो स लिखने के लिए स लिखते हैं और आ लिखते हैं। र लिखने के लिए र लिखते हैं और आ लिखते हैं। ल लिखने के लिए ल लिखते हैं और आ लिखते हैं। ये जो हलंत दिए गए हैं वो आधे हो गए, आधा श हो गया। तो इस तरह से वर्ण की संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी अक्षर हुए 3 और वर्ण हुए 6। तो इस आधार पर साथियों आपको वर्ण और अक्षर में अंतर क्लियर हो गया होगा। हमारी पुस्तकों में वर्णमाला लिखा रहता है और वर्णमाला में ये तो सही लिखा गया स्वर, लेकिन यहाँ क से लेकर ज्ञ तक जो लिखा गया है, अब क्या यह वर्ण है? यह तो अक्षर है। यह वर्ण कब होगा? जब हम इसे यहाँ पर हलंत दे देंगे। इस तरह से सब जगह दिया जाएगा, तब यह होगा वर्णमाला। तो जो वर्णमाला किताबों में लिखा गया है, वास्तव में वह वर्णमाला नहीं है। लिखने वाले के पास इतना समय नहीं रहा होगा कि सब पर यह हलंत दे। या तो वह गलत लिखा है या तो समय की बचत करते हुए लिख दिया है। इसलिए अब हम समझ गए होंगे कि वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। इसी तरह कमल प्रश्न आया था, कमल में कितने अक्षर हैं? तो सीधा सीधा आप 3 जानते हैं। लेकिन प्रश्न किया था कि कमल में कितने वर्ण हैं? तो क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 वर्ण हुए। तो साथियों, अब वर्ण और अक्षर में एकदम क्लियरेंस आ गया होगा, आप जान गए होंगे। अब चलते हैं हम स्वर की तरफ और व्यंजन की तरफ। साथियों, स्वर क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। यानी स्वर में किसी और की ध्वनि की जरूरत नहीं होती है। और व्यंजन स्वतंत्र रूप से बोला नहीं जा सकता है, इसमें किसी ध्वनि की जरूरत पड़ती है। जैसे आ बोलने के लिए हमने स्वतंत्र रूप से बोल दिया, आ आपका स्वर है, किसी की सहायता नहीं ली। लेकिन क व्यंजन है, इसमें हमने आ क के साथ क, यानी क और अ, हमने क्या किया? आ की ध्वनि की सहायता ली, और बिना इस ध्वनि की सहायता से ये बोला ही नहीं जा सकता है। तो यानी स्वर
जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिसमें किसी ध्वनि की जरूरत न हो। व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से बोला न जा सके और इसमें कोई ध्वनि जरूर छिपी होती है, यानी वे वर्ण जो बोले जाने के लिए अन्य ध्वनि की सहायता लेते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। एक प्रश्न है सर कि क स्वर है या व्यंजन है? ऑप्शन 3 थे, स्वर सहित व्यंजन। अब साथियों हम क्या करते हैं, झट से इसे व्यंजन पर टिक लगा देते हैं। हम आगे के ऑप्शन पढ़ते ही नहीं। हमें देखना है क में आधा क है और पूरा अ है, और आप जानते हैं इसमें ये 1/2 होता है और अ पूरा 1 है। अ की प्रबलता है। तो अब हम देखेंगे कि क में सिर्फ व्यंजन नहीं है, इसमें स्वर भी लगा हुआ है। इसलिए अगर इस तरह से आए कि स्वर है, व्यंजन है, स्वर सहित व्यंजन है, तो आप इस स्वर सहित व्यंजन को टिक लगाइएगा, क्योंकि यह केवल और केवल व्यंजन नहीं। आगे चलते हैं साथियों। अब हम देखते हैं हमारे स्वर कितने हैं। देखिए साथियों, आप प्रश्न की प्रकृति को देखा कीजिए। कहीं पर स्वर की संख्या 11 दी गई है तो कहीं कहीं पर 13 दी गई है। कारण क्या है? हमें सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति देखनी है। स्वर की संख्या मूल रूप से 11 होती है। कितनी होती है? 11। लेकिन जो 13 दिया गया है वह भी सही है, लेकिन ये जो 2 अंग है ये अयोगवाह है। जब इनको 2 जोड़ दिया जाएगा तो 11 और 2 13 हो जाएंगे। इसलिए पहले प्रश्न की प्रकृति देखकर ही उत्तर दिया जाए। अब हम चलते हैं साथियों, स्वर के कितने रूप होते हैं। तो कुछ स्वर के रूप देखे गए। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है साथियों? समझने के लिए जो कम समय में ही बोला जाए वही ह्रस्व स्वर है। जैसे अ, मैंने जल्दी से बोल दिया, इसमें समय नहीं लगा। अ, ई, उ, री। याद रखिए साथियों, ये ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और कम समय में बोले गए हैं। इसी तरह दूसरा रूप दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ अपने नाम से ही है कि यह जो है ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लेता है। जैसे आ, यहाँ पर अ, दूसरा आ, ज्यादा समय लिया, तो उसी को हम दीर्घ कहते हैं। आ, ई, ये था ई और ये हुआ ई, ज्यादा समय लिया साथियों। इस तरह से देखेंगे हम, ये दीर्घ स्वर जो है वो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी इनकी संख्या 7 है। साथियों ये देखने में आपको लगेगा कि ह्रस्व है, लेकिन साथियों ये लिखा जाएगा इस तरह से, ये इसमें मात्रा है लेकिन यहाँ पर मात्रा दिखाई नहीं गई है, इसलिए ये दीर्घ स्वर होगा। इसी तरह आगे चलते हैं साथियों, ये प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर से संबंधित बड़े प्रश्न उठते हैं साथियों। प्लुत स्वर यह है कि वह दीर्घ से भी लगभग 2 गुना समय लेता है। जैसे ओम, बहुत ज्यादा समय लिया। अभी तक किताबों में लिखा गया ओम, ओ, म,
ओम। साथियों, यह ओम आपका प्लुत नहीं है, इसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये म व्यंजन है। ओम में ओ ऐसे जो लगा है म, ये आपका प्लुत है। इसी तरह हम आपको बताएंगे, जैसे एक होता है साथियों बेल, दूसरा बेल, ज्यादा बेल। तो ये देखिए आपका ये प्लुत है। ओम में एक तर्क दिया जाता है कि ये हो सकता है प्लुत ऐसे। तो साथियों, ये भी प्लुत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ओम शब्द आपके किसी वॉवेल्स में, वर्ण माला के स्वर में नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिए साथियों, जहां पर दीर्घ के लगभग दुगुना समय लगता है वही प्लुत स्वर होता है। इसी तरह एकल स्वर होता है और संयुक्त स्वर होता है। एकल स्वर ठीक यही ह्रस्व स्तर का ही एक रूप है। एकल स्वर माने अकेले बोल दिया गया, इसमें किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया। और संयुक्त स्वर भी यह दीर्घ का ही रूप होता है, जिसमें हम मात्रा का प्रयोग देखते हैं। संयुक्त माने जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से हम स्वर और व्यंजन को देखते हैं। साथियों, समय बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लग रहा है, जल्दी जल्दी चलेंगे हम। अब हम चलते हैं साथियों क ख ग घ ङ। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा यह स्वर और व्यंजन मिलकर के, स्वर को हमने बताया 11 या 13 और व्यंजन को हमने बताया कितना, 39। साथियों 5, 10, 15, 20, 25, 25, 4, 29, 30, 3, 33, 34, 35, 36, 37 और ये 38, ये 39। इस तरह व्यंजन की संख्या आपकी हुई 39। 39 और 13 जोड़ देंगे तो टोटल होगा आपका 52। अब हम साथियों यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। चूंकि साथियों हम अनुस्वार और विसर्ग को बाद में बताएंगे, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसलिए हम सीधा यहाँ पर आते हैं व्यंजन पर। तो साथियों हम देखेंगे कि ये क वर्ग का जो है यह होता है कंठ। कंठ यानी यहाँ से, यहीं से चलेगा कंठ, क ख ग घ ङ। साथियों ये अंग नहीं है, अंग होता तो आ पहले लिखा होता, यह है ङ। इसी तरह साथियों ये च वर्ग का देखिए, तो च वर्ग जो है तालु है। जब भी हम च छ बोलते हैं तो अंदर तालु को टच करता है, तो ये तालु है। प्रश्न देखिएगा साथियों किस प्रकृति का है, कौन कंठ में आता है, कौन तालु में आता है, कौन मूर्धा में आता है, इन सबको देखना है। अब ट वर्ण देखते हैं। ट वर्ण में हम देखेंगे यह मूर्धा को टच करता है। आप जीभ को बोलिए ट, जहां पर टच करता है वह है मूर्धा। और याद रखिए साथियों, इसी ट वर्ण में 2 अक्षर और आते हैं, ड़ और ढ, जिसे हम अतिरिक्त वर्ण बोलते हैं। क्या है ये? अतिरिक्त। ये क्यों आए? जैसे हमें सड़क लिखना हुआ साथियों, तो श ड़ क। अब ये ड़ शब्द अक्षर आपको इसमें तो कहीं मिला ही नहीं है, तो इसे लिखेंगे कैसे? अगर इसे हम ड की तरफ लिख देते हैं श ड क, तो यह सड़क हो जाएगा, इसलिए ये अतिरिक्त वर्ण है। इसीलिए पढ़ना, पढ़ना, तो ये आपका था ढ। ढ तो कहीं था ही नहीं, इसलिए अतिरिक्त यहाँ पर है। अगर इसे यहीं पर पढ़ना तो पढ़ना हो जाएगा, इसलिए ये 2 अतिरिक्त वर्ण है। इस अतिरिक्त वर्ण को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, याद रखना साथियों।
आगे आते हैं त वर्ण पर। यह दंत होता है, जब त बोलेंगे तो जीभ आपको दांत को छुएगा। साथियों वीडियो बड़ा होता जा रहा है, हम जल्दी जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। प वर्ण पर चलेंगे हम, तो यह ओष्ठव होता है। प बोलिए, दोनों ओंठ टच करेंगे, इस तरह से ये ओष्ठव है। प्रश्न जब पूछे वर्णमाला में कि ये कौन है, दंत है, मुर्गा है, तो बोली के आधार पर उसे चेक कर लीजिएगा। इसी तरह साथियों य, र, ल, व, यह होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। और स, श, श, ह, यह ऊष्म होता है। क्यों? क्योंकि जब श हम बोलते हैं तो थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है और संघर्ष करते हुए निकलती है, तो हम उसे ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं और संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। और इसी तरह हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे साथियों, इसको हम ख पढ़ लेते हैं, बहुत ही गलत है साथियों। यह श होता है, जैसे ये से श, अगर यह ख होता साथियों तो हम उसे से ख पढ़ते। ठीक है साथियों, तो इसे ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं। ये छ, त्र, ज्ञ और स्र, यह संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जुड़े होते हैं। जैसे छ को हम लिखेंगे तो कैसे जुड़ेगा यह, छ की स्पेलिंग देखेंगे तो क, श, अ। इसी तरह से त्र देखेंगे त, र, अ, ये जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। अब हम देखेंगे साथियों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इस छ, हम इसे छ बोलते हैं, लेकिन देखिए ये साथियों ये कक्षा है, हम गलत पढ़ते हैं साथियों। हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं, कक्षा कक्षा बोलते हैं। हम इसका थोड़ा सा वर्ण विच्छेद करते हैं तो क आता है, और ये छ हम देखेंगे अंग्रेजी में के, यस, यच, ए, तो ये आधा क और ये श, श, तो ये हुआ कक्षा, न कि कक्षा। कक्षा तो ऐसे हो जाएगा, ये कक्षा, हम रियल उच्चारण को नहीं बोल पाते हैं, तो कक्षा, लेकिन हमारा चलता है कक्षा। ठीक है, तो साथियों इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से हम ये ज्ञ देखते हैं, तो हमारे बाबा योगी बाबा रामदेव जी बोलते हैं, इसे हम ज्ञ को देखेंगे। क्या यह ज्ञ है? ज्ञ को जब हम खोलते हैं तो यह आधा ज होता है और इ होता है, और जब हम इसको इंग्लिश लिखते हैं तो जे होता है और यन होता है, तो ये होता है ज्ञ। क्या होता है? ज्ञ। ज्ञ तो ऐसे होता है, ज्ञ, ज्ञ होता तो आधा ग और इ होता, तो ये ज और य से मिला हुआ है, तो क्या हुआ? ज। इसी तरह अगर ये कहा जाए क्या है, तो आप सीधा कहते हैं विज्ञान है। साथियों वास्तव में ये विज्ञान नहीं है, दिस इज विज्ञान। बाबा रामदेव जी ऐसे ही बोलते हैं। साथियों मेरी बातें हो सकती है आपको थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन इसे गूगल पर खोजा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से साथियों हम देखते हैं कि हमने अपने वर्णमाला को पढ़ा। चूँकि साथियों वीडियो बड़ा हो गया है और आगे नहीं बताया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बताएंगे। साथियों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों कृपा करके अपने अन्य ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर भेजें, ताकि अन्य प्रतियोगी छात्रों तक यह पहुंचता रहे। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।